ठीक है, ठीक है ना, आवाज देख लीजिए खुद। एनर्जी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी में पहला टाइप पढ़े थे जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्फाइंड है या वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। यानी कि दो मास सिस्टम है, दो मास का एक सिस्टम है, उसमें एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा जिस कारण से वर्क होगा और उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, या तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हुआ या उसने पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू वर्क किया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ था। यहां भी फोर्स है क्योंकि बिना फोर्स के वर्क नहीं होगा, है ना। और जब वर्क नहीं होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है उसको वर्क के साथ कैसे रिलेट किए थे हम लोग। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस में दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यदि इफ देर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, दो देन दे विल बी नो एनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ही नहीं यदि वर्क नहीं होगा तो, वो भी किसके कारण, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जब अब दूसरा देख रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी दो मास सिस्टम होगा, ठीक है। वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। और इसमें पहले वाला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उससे कैसे ये अलग है उसको हम लोग देखेंगे। मतलब इसमें इलास्टिसिटी होगा। इलास्टिसिटी मतलब कि कहीं पर हम स्ट्रेच करेंगे और जब रिलीज करेंगे तो वो वर्क करेगा। स्ट्रेच करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और रिलीज जब करेंगे तो वो वर्क करेगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोग देखेंगे। हम लोग एग्जाम्पल भी लिए थे बो और एरो का, जिसमें हमने क्या किया था, एरो को स्ट्रेच किया था, खींचा था तो स्ट्रिंग में एलोंगेशन आया था, और जब उसको रिलीज किए थे तो वो जो उसके पास स्टोर एनर्जी था किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वही कन्वर्ट किसमें हो गया था, काइनेटिक में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहला तो हम लोग करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके बाद वर्क का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है वो करेंगे, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम लोग देखेंगे कि जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब रहता है। यानी कि बॉडी एक पोजीशन पे है, फिर वो डिस्प्लेस होकर दूसरे पोजीशन पे आया, तो वहां से वहां आने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसका जो मैकेनिकल एनर्जी बिफोर इनिशियल पोजीशन और आफ्टर फाइनल पोजीशन सेम रहा या अलग अलग रहा, वो हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं, ये समझ में आएगा तो आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा 2 मिनट के लिए। ये रिजिड सरफेस है और ये स्प्रिंग हुआ, और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, मास ब्लॉक का m है, और ये पोजीशन कौन सा है, ओ पोजीशन की खासियत क्या है बताइए।
ओ पोजीशन की खासियत क्या है? सरफेस कैसा है? स्मूथ है, स्मूथ सरफेस। इसका मतलब है कि कहीं भी हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, स्मूथ सरफेस है। ब्लॉक यहां पर है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट हम क्या नाम देंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के नाम देते हैं। के का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। ठीक, अभी ये नेचुरल लेंथ पर है, यानी कि ये लेंथ, इसको हम लोग NL कह सकते हैं, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ उस लेंथ को बोलते हैं जहां पर स्प्रिंग में ना ही कॉन्ट्रैक्शन है ना ही एलोंगेशन है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। अब नेचुरल लेंथ पर है तो इस पॉइंट पर ब्लॉक पर फोर्स क्या लगेगा? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या होगा? विल बी जीरो। ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। आप कह सकते हैं सर फोर्स ही नहीं होगा तो नेट फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं? ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे और वो बैलेंस होंगे, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो, क्योंकि उसका वेट उसके नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रू आउट इट्स मोशन, इसके मोशन के थ्रू आउट कंडीशन में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नेट नहीं होगा। जो भी फोर्सेस की बात होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। और हमको पता है इसको हम लोग मीन पोजीशन या ओरिजिन मान रहे हैं, सारा डायमेंशन यहीं से मेजर होगा। यदि पॉजिटिव एक्स में गया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेगेटिव एक्स में गया तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ब्लॉक को यहां पर डिस्प्लेस करके यहां लाया गया, इस पोजीशन पे, और ये पोजीशन को हम ए कह रहे हैं और यहां से इस दूरी को हम x1 मान रहे हैं। इनिशियली ले ले तो x मान रहे हैं। ठीक है, तो अब आप हमको ये समझना है कि जब ब्लॉक O पॉइंट से A पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब हमको यहां पर एक ऑब्जर्वेशन ये देखना है कि हम एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं या ये स्प्रिंग का जो फोर्स है वो ले रहे हैं। ठीक है, यदि स्प्रिंग का फोर्स जो ब्लॉक पे लगा रहा है यदि वो ले रहे हैं तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसके अंदर का फोर्स है वो। जो हम लोग एग्जांपल लिए थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, थोड़ा फील कीजिए, यदि O पॉइंट से ब्लॉक को हम A पॉइंट पे ला रहे हैं और इसको O पॉइंट से A पॉइंट जो x डिस्टेंस है मान लेते हैं 1 मीटर है वो, तो 1 मीटर डिस्टेंस लाने में मात्र हमको 3000 साल लगे। ठीक है, आराम से सो उठ के आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं, आज सोए हैं कल से फिर उठ के कर रहे हैं, फिर रात को सो गए फिर अगले दिन उठ के कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे 3000 साल हो गए। तो ब्लॉक O पॉइंट से A पॉइंट पे आया तो स्पीड बहुत ज्यादा होगा कि स्लो होगा? वो उसी तरह होगा जैसे कि आपका हाइट, आपको पता ही नहीं चला कि हम कब बड़े हो गए। पैर पे तो खड़े आप 1 साल के बाद ही हो गए थे, लेकिन अब पता नहीं चला कि कब बड़े हो गए। ठीक है, तब O पॉइंट से A पॉइंट x डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब हमको यह समझना है कि जैसे आप फील कीजिए कि यहां से आने में यहां आने में बहुत समय लगा, तो आप जैसे से ब्लॉक को ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या आप ये मान सकते हैं कि जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही अमाउंट का फोर्स स्प्रिंग ने पीछे लगाया? क्योंकि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है नहीं, बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा तभी तो नेट फोर्स होगा। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि स्पीड बहुत ही स्लो है, तो उस केस में ब्लॉक जो है वो इधर ए पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस होगा, काफी समय लेगा, तो स्पीड बहुत स्लो होगा, नेग्लिजिबल होगा। उस केस में आप मान सकते हैं कि उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स नहीं है, इसीलिए जितना अमाउंट का फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है उतना ही अमाउंट का फोर्स स्प्रिंग लगाएगा। यानी कि एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है उसको स्प्रिंग फोर्स भी मान सकते हैं। सारे कहानी का सारांश यही था। और गलती से भी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। यदि स्पीड बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी फीचर में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और बॉडी के पास वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि रेस से चल रहा है। तो आप एक्सेलरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स। ठीक है, अब आइए यहां से ए पॉइंट से अब इधर आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कौन सा, एज वी नो डेल्टा यू बराबर -WC, हम लोग जानते हैं।
स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है? क्योंकि आप जब इसको यहां खींच के यहां लाएंगे तो जो भी एनर्जी स्टोर होगा, जो भी उसके पास एनर्जी वर्क होगा, वो रिटर्न बैक होते समय उतना दे देगा। इसीलिए हम उसको कहेंगे कि एक साइकिल में नेटवर्क क्या मिलेगा? जीरो। और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क है उसकी प्रॉपर्टीज लिखाए थे कि एक साइकिल कंप्लीट होने पर वर्क नेट कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। इसीलिए स्प्रिंग फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और चूंकि हमने क्या किया, स्मूथ सरफेस लिया है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो होगा नहीं। समझ पाए इस बात को? तो यहां चेंज डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी। तो यहां से ए से बी, सॉरी ओ से ए गया, तो डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस, याद कीजिए वो दिन जिस दिन हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, जिसमें से एक से दो लोगों के अलावा किसी को याद नहीं होगा। क्या क्या मैं आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरा हूं? एक से दो लोगों को याद होगा उसके बाद? ठीक है, जिनको याद है उनका चेहरा बता रहा है, जिनको याद नहीं है उनका भी चेहरा बता रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, कुछ देर के बाद करूंगा, लेकिन ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि बीच बीच में करता रहूंगा। आइए देखिए यहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपको क्या पता है क्या होगा? -1/2 k एक्स स्क्वायर। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है इसलिए एक्स स्क्वायर। यदि x1 होता तो हम x1 रखते, जो भी रखा वही रखते। तो यहां से ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहां हम ये लिखेंगे यू ए माइनस यू ओ। ओ से चला ए पे पहुंचा, तो फाइनल पोजीशन क्या हुआ? ए इनिशियल पोजीशन। तो यू फाइनल इनिशियल इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर हो गया। ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकला। इसका मतलब है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तो आप देखिएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा है एक्स पर, क्योंकि के तो कांस्टेंट है। यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी में, यानी ब्लॉक में या ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। और जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो उतना ही उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। कर सकता है कि नहीं? आप सोचिए, इसको यहां डिस्प्लेस करके रिलीज किए, तो यहां पर लौटते समय स्पीड कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। यदि इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करके रिलीज किए होंगे तो यहां पर पहुंचने पे स्पीड ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और वो वर्क में उसको रिलीज करेगा। बाद में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पर ये आ गया, और उसके बाद हम क्या मान रहे हैं? इफ वी एज्यूम एनल पॉइंट यानी नेचुरल एंड पॉइंट और मीन पोजीशन। मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ में क्या डिफरेंस है? क्या नेचुरल पोजीशन या नेचुरल लेंथ का जो नेचुरल लेंथ है उससे जो पॉइंट मिल रहा है, क्या मीन पोजीशन भी वही पोजीशन होता है? किस केस में चेंज हो जाता है? अच्छा ठीक है, हमको ये बताइए कि नेचुरल पोजीशन और मीन पोजीशन में क्या डिफरेंस है? बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन अभी भी बना हुआ है। देखिए, मीन पोजीशन वो पोजीशन कहते हैं कि इसमें स्प्रिंग एलोंगेट हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन उस समय ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है। और नेचुरल लेंथ जो है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के अपने नेचुरल लेंथ पर है। वो नेचुरल लेंथ वो लेंथ है जहां पर स्प्रिंग में ना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना एलोंगेशन हुआ है। ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग एलोंगेट कर गया हो, लेकिन तभी भी एलोंगेशन के बाद हमको मीन पोजीशन मिले, लेकिन वो नेचुरल पोजीशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो मेन पोजीशन और नेचुरल पोजीशन में डिफरेंस मेजर यही है। स्प्रिंग यदि नेचुरल लेंथ पर है तो नेचुरल पोजीशन है, और वो मीन पोजीशन हो सकता है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के केस में। लेकिन जब वर्टिकल स्प्रिंग लेंगे तो नेचुरल पोजीशन से नीचे जाएगा, वहां जाकर बॉडी का मीन पोजीशन मिलेगा और उसमें बॉडी एलोंगेट होगा। समझ गए? इस पर क्वेश्चंस आएंगे। तो मीन पोजीशन, अब यहां पर इस केस में तो हम दोनों ले सकते हैं
इफ वी एज्यूम नेचुरल लेंथ यानी कि पॉइंट और मीन पोजीशन एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। याद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिए थे, तो यहां भी एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। कौन से पोजीशन को? मीन पोजीशन को। हमेशा ध्यान रखिएगा मीन पोजीशन को लेना है, ये नहीं लेना है। इसके केस में ये आ गया, लेकिन हमेशा मीन पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट लेना है। जब हम किसकी बात करेंगे? वर्टिकल स्प्रिंग की बात करेंगे अभी। तो यहां पर रेफरेंस पॉइंट हम उसको मान लिए, और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट क्या मानेंगे हम? जीरो मानेंगे। ऐसे भी जीरो होगा, वहां पर एलोंगेशन होगा ही नहीं, तो ऐसे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा वो। तो यहां पर जीरो मानेंगे, तो यू ए बराबर क्या आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हम इसको 2 कहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और वो एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है। डिफरेंस समझ में आया? यदि हम इसको और ऐसे करके लिखें, यू ए बराबर क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट होगा। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए जो भी होगा वो हाफ के स्क्वायर तो होगा ही, प्लस जो यू पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि वर्टिकल में नजर आएगा, वो हम लेंगे। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमको मिलेगा। अब मान लीजिए सिचुएशन कि ओ से ए आ गया, मान लीजिए सपोज करें कि ओ से इधर आ गया बी, इस पोजीशन पे। ये पोजीशन उसके मीन पोजीशन से इधर है, और ये लेंथ को हम x1 मान लेंगे, इस पोजीशन को हम c मान लेते हैं। तो जब ब्लॉक o पॉइंट से c पॉइंट पे जाएगा, कब जाएगा ये? मान लीजिए o पॉइंट से a पॉइंट हम इसको स्ट्रेच करके रिलीज कर दिए, तो रिलीज करने के बाद वो पीछे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाने के बाद यदि कोई भी लॉसेस नहीं है, स्प्रिंग फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो जितना डिस्प्लेस O से A हुआ है उतना ही डिस्प्लेस O से C हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम उसके पहले का बात कर रहे हैं। मान लीजिए x1 पहले है, तो इस केस में यहां से यहां O पॉइंट से C पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? फॉर O टू C यदि हम देखना चाहें तो U C माइनस U O बराबर माइनस WC, तो UC माइनस UC माइनस UO इज इक्वल टू माइनस हाफ के x1 स्क्वायर होगा। आप कहेंगे एक बात, आप ये कह सकते हैं कि सर यदि C पॉइंट से ब्लॉक O की तरफ जा रहा है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि O पॉइंट से ब्लॉक A पॉइंट की तरफ जा रहा था, तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव x में था, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल। यदि इस केस में देखें, यदि ब्लॉक C पॉइंट से O पॉइंट के लिए जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर? पॉजिटिव x, बॉडी पर लगने वाला फोर्स भी, तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? यदि ब्लॉक, देखिए दो कंडीशंस है ना, आप कैसे इसको एसएचएम को, आप हम आगे जाएंगे तो एसएचएम पढ़ाएंगे, तो आपको देखिए ब्लॉक O पॉइंट से गया A पॉइंट, फिर रिटर्न बैक होकर O पॉइंट, फिर C से आगे गया, रिटर्न बैक होकर O की तरफ आया, यही प्रोफाइल है। तो अभी हम वो केस ले रहे हैं जिसमें कि ब्लॉक आपने एक्सट्रीम पॉइंट को अचीव कर लिया, फिर रिटर्न बैक हो रहा है, अब तब हमको C पॉइंट मिला। तो C पॉइंट वो पॉइंट है जिधर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x में हो रहा है और इस पर स्प्रिंग फोर्स भी पॉजिटिव x में लग रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल जीरो है। उस केस में वर्क पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखते हैं साइड में करके, वर्क डन, या फिर ऐसे कर लीजिए डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस WC। तो डेल्टा U कहां से कहां ले रहे हैं? फ्रॉम C टू O ले रहे हैं। इससे क्लियर हो जाएगा। तो C टू O के लिए तो यहां पर UO माइनस UC होगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहां पर लिख देते हैं, चलिए ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे F इंटू DX, लिखेंगे इंटीग्रेशन में, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा कंफ्यूजन होगा कभी, इसीलिए यहां पर हम लिख रहे हैं।
यहां पर आ गया क्या, एफ डी एक्स कॉस क्या 0, और एक्स एफ की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, के एक्स लिख सकते हैं। तो यू ओ माइनस यू सी, और लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां जाएगा, x1 से 0 जाएगा, होगा। जो जो टाइम पास कर रहे हैं ना आज, क्लास के बाद मेरे से मिलिएगा। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो आएंगे नहीं ऑफिस में, हम भी यहीं, क्लास के बाद कोई नहीं निकलेगा। जिसको हम कहेंगे कि आप जाइए वही जाएंगे। आज पूरा पसीना छुड़ाएंगे एसी चलाकर, ठीक है। आइए, जो दिन काट रहे हैं ना, हे भगवान कैसे भी इस मास्टर का क्लास निकल जाए, बाकी तो सब मास्टर को हम बोका बना ही देंगे। x1 0, 1/2k 0 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया, माइनस हाफ के एक्स वन आया, वही रिजल्ट आया। यानी कि जो वर्क डन होता है क्या होता है, माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। वही रिजल्ट आया या नहीं आया। ब्लॉक भले ही फोर्स के डायरेक्शन में जाए या फोर्स के अगेंस्ट जाए, मेरा ये कहने का मतलब ये था, ये बताने का मीनिंग ये था कि कभी कंफ्यूज ना हो कि ब्लॉक यदि फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है तो वर्क क्या निकलेगा, और एक फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है तो क्या वर्क निकलेगा। उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपको ये पैरामीटर्स लेने आते हैं तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनली यहां पर क्या आया, यू ओ माइनस यू सी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। और ओ पॉइंट पर वर्क क्या होगा, ओ पॉइंट पर वर्क क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या माने हैं, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूसी इज इक्वल टू माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। माइनस माइनस सॉरी माइनस कट जाएगा ना, होगा। ये बात समझ में आया। तो फिर जो हमारा ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जितना था, क्या वैसा ही साइन के साथ, क्योंकि लेंथ में कमी था, मतलब यहां x था यहां x1 है, पॉजिटिव साइन यहां भी है, पॉजिटिव साइन यहां भी है। बात समझ में आया। तो पॉजिटिव ही हमको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां कंक्लूडिंग पॉइंट क्या लिखेंगे कि इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम if we stretch from its initial position then we will always get potential energy in positive form। पोटेंशियल एनर्जी हमको जब भी मिलेगा किस फॉर्म मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा वो, ठीक है। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए सीक्वेंस में और कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट हो, मन में शक हो तो पूछिए। तुमको समझ में आया, टीम के लीडर तुम ही हो इसके। हाँ ठीक है, चलिए। जैसे मेरे क्लास में अटेंटिवली सुनते हैं मजबूरी में, दूसरे टीचर के क्लास में नहीं सुन सकते हैं। इसमें भी सेम वही चीज है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हमको पाने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर पता करना पड़ेगा। और यदि हम ओ पॉइंट ले रहे हैं तो हमने उसको क्या माना है, 0। ऐसे इससे पहले यहां जो लिखा हुआ है देखिए, ओ पॉइंट पर यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है तो ओ पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो स्ट्रेच करने के कारण पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को ऐड करने पर हमको उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, बट potential energy at a point is not independent of reference point, it depends on reference point। रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है उस पर डिपेंड करेगा वो। और यदि आपने 0 माना है उसको, तब तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। लिखिए, पहला पॉइंट करके लिखिए नोट में। पहला पॉइंट लिखिए, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में ई, यहां जो लिखे थे ईपी, ई लिख सकते हैं आप। change in elastic potential energy is independent of, change in elastic potential energy is independent of potential energy at reference point।
potential energy at reference point. But potential energy at a point, अलग अलग अगले पॉइंट में लिख लीजिएगा, potential energy at a point will depend on potential energy at a point will depend on the displacement covered by the particle from the reference point. The displacement covered by the particle from the reference point and potential energy at reference point. Potential energy at reference point. वर्टिकल स्प्रिंग में हम लोग देखेंगे, 2 मिनट ध्यान से देखिए। वर्टिकल स्प्रिंग में अभी देखना है, सिर्फ ड्रॉ नहीं करिएगा। अभी मान लीजिए कि ये नेचुरल लेंथ हो गया उसका, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। ब्लॉक का मास m हो गया और ये पॉइंट को हम O कह रहे हैं, ठीक। अब ये वो पोजीशन है जहां पर बॉडी ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 नहीं है, ठीक है। कुछ है नेट फोर्स, लेकिन हाँ स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, इसलिए उस पॉइंट को हम O कह रहे हैं। अब इसको हम जैसे यहां से होल्ड करके यहां से रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, और नीचे तब तक आएगा जब तक कि वो अपने नेट फोर्स 0 ना कर ले। तो ये पोजीशन वो हो जाएगा। तो इस पोजीशन का नाम हम A रख रहे हैं, मास m है, और ये जो लेंथ होगा ये आपका मीन पोजीशन कहलाएगा MP, ब्लॉक का मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक इस क्या कहेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कह दीजिए, सिस्टम स्प्रिंग ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, यानी कि एफ नेट क्या हो गया इस पोजीशन पे, कहां पर, ए पॉइंट पर क्या होगा, 0, और ये है मीन, ये हो गया नेचुरल पॉइंट वेयर एफ नेट कहां पर, ओ पॉइंट पर इज नॉट इक्वल टू 0, वहां 0 नहीं है, ठीक है। अपने मीन पोजीशन पे वो आया यहां से, तो ये लेंथ को मान लेते हैं x0 है, ये x0 लेंथ है, यानी कि स्प्रिंग एलोंगेट कितना हुआ, x0 से एलोंगेट किया, तो x0 से एलोंगेट किया तो स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में a पॉइंट पर फोर्स लगाएगा FSP, दैट इज इक्वल टू कितना, k x0 लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये x0 O पॉइंट पे 0 है, इसलिए ऊपर में स्प्रिंग O पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ब्लॉक O पॉइंट से A पॉइंट के लिए डिस्प्लेस होगा, x बढ़ेगा, और x बढ़ते बढ़ते x0 हो जाएगा। जैसे इसके इंटरमीडिएट पोजीशन में x होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू x0। ये कौन सा पोजीशन A और ये कौन सा पोजीशन O। जब O पोजीशन से x बढ़ेगा, यदि O पोजीशन पे होगा तो x 0 हो जाएगा, और जब बढ़ता बढ़ता वो कहां तक जाएगा, A पॉइंट पर, A पॉइंट पे जाएगा तो x किसके बराबर हो जाएगा, x0 के बराबर, इसलिए x का वेरिएशन 0 से x0 होगा A पॉइंट पर। अब जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा, फील कीजिएगा, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यदि उसका हम ग्राफ देखना चाहें, थोड़ा सा इंजीनियरिंग का एक पॉइंट घुसा दे रहे हैं, ठीक है, उसका ग्राफ हम देखना चाहें तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। और उसकी इंटेंसिटी की बात करें तो ग्राफ का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे यहां पर
ये जो लेंथ है, एरो का लेंथ है ना, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एरो का लेंथ, आप बोलेंगे कि एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ट्राइंगल ही क्यों बन रहा है? ट्राइंगल एरिया इसलिए बन रहा है क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो फंक्शन कैसे है, एफ एस पी इज इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स है। थोड़ा देर के लिए आप माइनस हटा भी दें, यानी एफ एस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो स्ट्रेट पाथ बनेगा ग्राफ का, बनेगा कि नहीं बनेगा? और जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, इसीलिए उस एरो का लेंथ भी बढ़ता जा रहा है। और यहां पर मैक्सिमम ये लेंथ कितना होगा, यहां एक्स नॉट होगा, ये लेंथ एक्स नॉट होगा। इस लेंथ को हम लोग एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट बोल सकते हैं। समझ गए? तो ये ग्राफ हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है। हम लोग अलग अलग स्प्रिंग में मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन करते हैं। जैसे एक कार है, एक कार में सपोज आप ये मान के चलिए 3000 एलिमेंट्स होते हैं, काइनेमेटिक लिंक्स होते हैं जिसको कहते हैं। काइनेमेटिक लिंक्स उसको कहते हैं कि व्हेन वन काइनेमेटिक लिंक्स इज हैविंग अ रिलेटिव मोशन और हैविंग अ कंस्ट्रेंट मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर काइनेमेटिक लिंक्स, सो दैट वी कैन गेट द डिजायर्ड मोशन। आप साइकिल देखें, उतना लंबा मत जाइए। साइकिल देखें ना, साइकिल मान लीजिए सपना आपका ऐसा पूरा हो जाए कि आपने साइकिल में पैडल मारा आगे, साइकिल जा रहा है पीछे, तो आप साइकिल जिसने बनाया है उसको प्रेम से रामायण सुनाएंगे। ठीक है? तो साइकिल बनाने वाला ने गलती की, तो आपने जो एक इनपुट दिया उसके बदले में डिजायर आउटपुट नहीं मिला। डिजायर आउटपुट मतलब आपकी इच्छा थी, आपका सपना था कि हम पैडल मारेंगे तो हम आगे जाएंगे। ठीक है? आपके पीछे कोई आदमी खड़ा था जिसकी पूरी जिम्मेदारी थी आपको साइकिल सिखाने की। उसने उसी दिन निर्णय ले लिया कि मैं इसको नहीं, किसी को भी साइकिल नहीं सिखाऊंगा। ठीक है? क्योंकि इसने पैडल मारा साइकिल। ठीक है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो था जिसमें एक लेडी है ना, मतलब समझ लीजिए कि टर्निंग की बात हो रही है, वहां पर साइकिल सीख रही थी। तो साइकिल सीख रही थी तो ऐसे साइकिल पैर में चढ़ने की कोशिश करी थी, किसी आदमी को देखते आ रही थी, तो सोची कि नहीं रुक जाते हैं, इसको जाने देते हैं, ये कहीं ये इससे एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा। और वो आदमी भी डरा हुआ था, ये लेडी लग रहा है सीख रही है, वो एकदम रास्ते से हट गया। उसको उसके अंदर ना दुर्गा माता नजर आ रहा था, वो हट गया। उसके बाद क्या हुआ, वो आगे चला गया। अब वो सोचे कि हाँ अब सेफ साइड है, हैंडल हल्का सा मुड़ा हुआ था उन्होंने, अब उसे चढ़ी और पैडल मारा, वो घूमता वो उसी आदमी को लगा। नया नया सीख रहे थे, ब्रेक तो लगेगा नहीं, जब लगाना है तो नहीं लगेगा, जब नहीं लगाना है तो लग जाएगा। वो आदमी ने उसी दिन निर्णय ले लिया कि अब कभी भी किसी महिला को साइकिल या स्कूटी चलाते देखेंगे, एकदम हम रोड ही छोड़ देंगे। हाँ, स्कूटी उटी चलाने में कई महिलाएं ये सोचते हैं कि ब्रेक तो बेकार दिया हुआ है, हम अपने पैर से ही रोक लेंगे। पता चला चप्पल का नीचे वाला है ना, वो टूट अलग हो गया। चलिए आइए, ये प्रोफाइल बनेगा। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, यहां तक ठीक है। इसमें एक चीज अभी और ऐड करना बाकी है, अभी यहां पर ठीक नहीं है, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं। और वो कौन सा फोर्स है? mg। ठीक है? अब ये वो ए पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कि स्प्रिंग फोर्स बैलेंस हो रहा है किससे? mg से, इसलिए उसको मीन पोजीशन बोल रहे हैं। और मीन पोजीशन वहां है जहां पर स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम में नेट फोर्स क्या है? 0। हॉरिजॉन्टल की तो बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ वर्टिकल की बात करेंगे, वर्टिकल स्प्रिंग है। तो यहां पर ये बैलेंस हो गया, तो इस पॉइंट पर हम एक्स नॉट निकालना चाहेंगे, तो एक्स नॉट बराबर क्या आएगा? के एक्स नॉट बराबर mg। तो एक्स नॉट बराबर क्या आया? mg बाई के। यानी ये एक्स नॉट जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि के का वैल्यू क्या है। यदि के बहुत ज्यादा है तो एक्स नॉट छोटा होगा, यदि के बहुत ही छोटा है, जैसे स्प्रिंग आप पेन में यूज करते हैं क्या, अंगूठे से प्रेस कर लेते हैं, आप एक बार बाइक का स्प्रिंग को ऐसे प्रेस करके देखिए, होगा, उसका के का वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है? तो ऑब्वियसली एक्स नॉट जो है वो डिपेंड करेगा, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हम लोग फिजिकली भी देखते हैं। अब ये एक्स नॉट यहां पे आ गया। अब यहां से कहानी हमको शुरू करना है, जो हम लोग वहां ओ पॉइंट लिए थे, यहां पर ए वो पॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में हम लोग लिए थे। तो जो ओ पॉइंट था मीन पोजीशन, जहां पर हमने
पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना था, इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे, इस पॉइंट पर नहीं मानेंगे। समझ गया क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, ओ पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहां से मान लीजिए कि ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, और ये मान लीजिए ये पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, तो ये लेंथ को हम एक्स मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, ये लेंथ एक्स डिस्प्लेस हुआ। अब ये पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम बी कहेंगे, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम ए मान रहे हैं। हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी चेंज कहां से कहां, ए से बी। तो हमको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम कहां से कहां, ए टू बी निकालना है। तो ए टू बी निकालना है, यानी डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी। ठीक है, और ए टू बी यानी कि यू बी माइनस यू ए होगा, बराबर माइनस, और यहां क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो अब यहां पर यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां पर समझना यह है कि यहां पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, तो यहां पर यू बी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ के। अब यहां u प्लस यू ए, तो यू ए कितना होगा, बोलिए, यूए निकाल रहे हैं हम लोग, तो यूए हम अलग से निकाल सकते हैं। यूए कैसे निकाल सकते हैं, यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हो, एक्स नॉट, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, यू ए का पहले पोजीशन बताएगा, एक्स मतलब कितना, एक्स नॉट, तो यू ए की जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यू ए बराबर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। तो यू ए इज इक्वल टू हाफ के एक्स, और एक्स नॉट का वैल्यू क्या आएगा, तो यहां लिखेंगे mg बाई के का होल स्क्वायर, 1/2, तो यहां हो गया mg का होल स्क्वायर बाई के, ये आ गया u एट ए। ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए आया, ये कब आया, जब हमने ओ पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना, जीरो माना। नहीं तो आप देखिए, पहले हम लोग निकाल रहे हैं चेंज इन पोजीशन, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां, ओ से ए निकाला, तो वहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी यू ए माइनस यू ओ होगा, और यू ओ को हम क्या मानेंगे, जीरो, तब ये वैल्यू आएगा क्या, हाफ एम जी स्क्वायर बाई के आएगा। अब उसके बाद हम आगे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू टू ए टू बी, तो ये हमको लिखना पड़ेगा। अब ये वैल्यू यहां से लेकर यहां पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकलेगा। समझ गए, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो ये डायरेक्ट निकल गया, ठीक है, लेकिन बी पॉइंट पे पता करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, u एट बी इज इक्वल टू हाफ के, और प्लस कितना आ गया, ये 1/2 mg का होल स्क्वायर बाई के, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। कब, वर्टिकल एसएचएम में, वर्टिकल क्या बोल रहे हो, अच्छा यहां पर छूट गया, ठीक है, बाकी सब ठीक है ना, हाँ, अच्छा यहां पर ठीक है, अब समझ में आया कि ऊपर से निकल गया, उम्मीद है 90% लोगों के ऊपर से, क्योंकि इसको करने के लिए बेस चाहिए, बेस नहीं रहेगा। आप जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कुछ भी बता रहे हैं, ये बॉटल है, तो बिना बेस के है क्या, बेस रहेगा ही नहीं, तो बॉटल रहेगा ही नहीं, नीचे गिर जाएगा। वही हमारे, छापिए छापिए जल्दी से, फिर हम लोग आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
हो गया, ये हटा दे। आज वर्क एनर्जी थ्योरम तक रहने देते हैं, उसके बाद कल हम लोग करेंगे, कल हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, अरे बैकअप पढ़ाएंगे ही। मतलब बस रोकेंगे तो उतर जाओगे बस से। हेडिंग दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम। इंपॉर्टेंट है, आगे भी हेल्प करेगा ये आपको बहुत। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अभी ध्यान से देखिए क्या तो माहौल बन रहा है। चीयर्स हो रहा है अभी, चीयर्स क्यों हो रहा था, क्या हुआ? हाँ, चीयर्स कर रहे हैं आप लोग, किस विषय पे चीयर्स हो रहा था, तो हम भी जाने। एक बाबा जी प्रवचन दे रहे थे, लगभग बहुत बड़ा एरिया था, लगभग 40,000 30,000 लोग बैठे होंगे, बाबा जी प्रवचन दे रहे थे। तो एक आदमी गौर से बाबा को देख रहा है, बहुत गौर से बाबा को देख रहा था, बाबा को लगा कि सबसे ज्यादा यही समझ रहा है। तो हाँ, बाबा प्रवचन दिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता आजकल, थोड़ा सा ये चेंज आ गया है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। बाबा मुझे मतलब मुझे मुझे कैसे विश्वास होगा कि भगवान है, तो बाबा फिर लंबा लंबा देना शुरू करते हैं, ठीक है ये है वो है, फिर बीच बीच में वो चीजें बातें बोलते हैं जो उसको कुछ समझ में नहीं आए, बाबा जानबूझ के वो बातें करते हैं, ठीक है, मतलब ट्रक वाला सामान टेम्पो में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है उसको। धर्म ये है, धर्म की प्रकाष्ठा ये है, उच्चाकांक्षा ये है, व्यक्ति का सबसे बड़ा समस्या ये है कि उसका उच्चाकांक्षा उसके शरीर से ज्यादा लंबा होता है, पूरा दिए जा रहे हैं बाबा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले हाँ कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आप, तो बोला हाँ बाबा, खड़ा हुआ माइक को दिया गया, पूछ रहे हैं बाबा इस सब में मिला जुला के खर्चा कितना पड़ता है आपका? तो बाबा कहते हैं कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, इतना जो माहौल बनाए हुए आप कितना खर्चा, कितना टर्न हो रहा था होगा? तू बोला बाबा उसके बैठ जा। देखिए एक नौकरी करने वाला, सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, बहुत बेसिक लेवल से नहीं करके थोड़ा सा एक लेवल से, एक इंजीनियर अपने स्टार्टिंग जो उसका रहता है 10 साल के बाद, मान लीजिए जॉब किया, उसके 10 साल के बाद उसका एवरेज पैकेज जो ढंग से पढ़ा है अपने जीवन में 4 साल, एवरेज पैकेज उसका 20 लाख या 22 लाख का होगा, ठीक है। डॉक्टर 60-70 लाख तक जाएगा एवरेज पैकेज,
और जो आईएएस का तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव कमाया तो अलग बात है, मंत्री का 5-10-12 करोड़ तक जाएगा एक साल में। उसके बाद जो बाबा का है, बाबा का तो 400-500 करोड़ रुपए एक साल में बचत है। क्योंकि ये नीचे जितने वाले लोग हैं ना, ये भी तो डोनेशन देते हैं, समझ गए? इसलिए सोचिए कि कुछ ऐसा करें जिससे कि, आइए यहां पर ध्यान दीजिए, चलिए प्रवचन नहीं करना है यहां, आइए ध्यान दीजिए। अब आप थोड़ा देर के बाद हम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आप इसमें से पूछेंगे, हाँ बताओ क्या कुछ पूछना है? हाँ सर, ये सब लेके कितना खर्च पड़ जा रहा है, ऐसा प्रश्न मिला जुला के सब कितना में खर्च में पड़ जा रहा है, तो इस सवाल। वैसे लोग जब स्वर्ग लोग या नर्क लोग में भी जो लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक अलग 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 है, वैसे लोग स्वर्ग में भी या नर्क में भी जाते हैं ना, तो वो पूछ रहे होते हैं, जो तल रहा होता है ना, उससे पूछ रहे हैं, हाँ भाई महीना का कितना मिलता है तुमको, उससे भी वो लोग पूछ लेते हैं, ठीक है? तो वो तलने वाला भी बोलता है टीए डीए और एचआरए में हटा करके अच्छा खासा मिल जाता है। ध्यान समझिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम का हम एक रिलेशन बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट करके। तो जैसे मान लीजिए ब्लॉक मास m है, u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसका t बराबर 0 पर सिचुएशन है a पॉइंट, ठीक है? और उसके बाद ये पोजीशन आ गया b, ये m हो गया, ये पोजीशन b हो गया t बराबर t टाइम पर, और यहां वेलोसिटी v हो गया। पता है इसी डायरेक्शन में फोर्स है। सपोज मान लीजिए, हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, इसमें जितने भी पैरामीटर्स आए हैं सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ब्लॉक जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा या घटा, ये बात पर तय होगा कि उसका फोर्स का डायरेक्शन किधर है या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है। यदि फोर्स का डायरेक्शन उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर v इज ग्रेटर देन u, और जहां पर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की बात करने लगे, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। और साथ ही साथ यदि सेम नहीं है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह हो गया कि हम कह सकते हैं कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ, ध्यान समझिएगा, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। कैसा फोर्स? नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ठीक? देन वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, दैट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है? अब यहां से एक कंक्लूडिंग पॉइंट ये निकालेंगे कि व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल बात हो गया। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि फोर्स एंगेज हुआ है, बॉडी डिस्प्लेस हुआ है, तो क्या होगा? वर्क होगा, ठीक है? इट मींस इफ देयर इज नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट मींस इट विल चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझ पाए? कुछ रिलेट कर पाए? ये जो भी हम लोग कहानी पढ़े वो इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए था कि व्हेन देयर इज वर्क डन ऑन द सिस्टम देयर मस्ट बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है? तो यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी then there is work done, ठीक है? अब आइए, वर्क डन किसी फोर्स के कारण हो सकता है, वो कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब ये बी में आते हैं हम लोग। बी में क्या हुआ? कहानी थोड़ा सा उल्टा हो गया, वहां पर हम व्हील नहीं लगाए तो यहां भी व्हील नहीं लगाते हैं। मास m है, इस डायरेक्शन में u है, और ये a पॉइंट है, यहां t बराबर 0 है, बॉडी पर लगने वाला फोर्स ये है,
बॉडी अब इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, और बॉडी इस पोजीशन पे आ गया। व्हील दिखा दे, थोड़ा सा फील आएगा आपको। अब ये इस पोजीशन पे आ गया, ये पोजीशन को बी बोल रहे हैं। टी बराबर टी टाइम पर इस डायरेक्शन में वी है, तो v इज लेस देन u होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट है ना, होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि व्हेन v डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। यहां पर v इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन क्या है, यहां पर वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज पॉजिटिव, है कि नहीं। यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया, और यहां वर्क डन बाय नेट फोर्स इज नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स जब नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया, वर्क डन बाय नेट फोर्स पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया। अब सी केस देखते हैं, सी वाला। ये t बराबर 0 पर पॉइंट ए है, मास m है, इस डायरेक्शन में u है, और यहां पर मास m है, इस डायरेक्शन में v है, और ये पोजीशन मान लीजिए b है, t बराबर t टाइम पर। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, बॉडी पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में f। तो बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में f लग रहा है, a पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है उसका, u है, और b पॉइंट पर कितना है, v है। तो आप अब हमको ये बताइए u और v के बीच का रिलेशन बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, नहीं होगा। मास्टर तुम गलत पढ़ा रहे हो, पांचवा ऑप्शन बोलिए। इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी उधर फोर्स ही नहीं है। जब नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है, और जब एक्सेलरेशन जीरो है यानी कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स में कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। जब ऐसा कह सकते हैं हम लोग, यहां पर लिख देते हैं, सिंस एफ नेट किस डायरेक्शन में, एक्स में, जीरो है, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन एक्स बराबर जीरो, और ए एक्स बराबर क्या हो गया, वी एक्स माइनस यू एक्स बाई डेल्टा टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जीरो है तो बराबर क्या हो गया, वी एक्स माइनस यू एक्स बराबर बाई डेल्टा टी। तो यू एक्स बराबर वी एक्स, दैट इज इक्वल टू यू बराबर वी, यू बराबर वी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेंगे, सेम रहेगा। इसका मतलब दैट इज व्हेन वर्क डन along x एक्सिस इज जीरो, क्या होगा, x एक्सिस में नेट फोर्स, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, वर्क डन बाय नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में क्या है, जीरो। तो काइनेटिक चेंज, काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट किस डायरेक्शन में, इन x एक्सिस, लिख सकते हैं ऐसा। तो जब काइनेटिक एनर्जी, यदि इसका तीनों अलग अलग एग्जांपल का कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है कि व्हेन देयर इज वर्क, नेट वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहला बात, तो जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, इंक्रीज कब करेगा, जब वर्क पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, जब वर्क नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, और यदि वर्क जीरो हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसका कंक्लूडिंग पॉइंट क्या लिख पा रहे हैं, कंक्लूडिंग पॉइंट लिख पा रहे हैं कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब किसी बॉडी पर वर्क होगा या बॉडी वर्क करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, ठीक है। यहां पर हमको सारे फोर्सेस का समेशन देखना है, सारे फोर्सेस के कारण जो वर्क हुआ उसकी बात कर रहे हैं, उसके कारण चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करें बॉडी जा रहा है, मान लीजिए यही केस एग्जाम, ये वाला सी वाला लेते हैं, इसमें मान लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है ना। मान लीजिए कार जा रहा है लेकिन फोर्स ऊपर वाई एक्सिस में है, ठीक है, लेकिन कार तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, मान लीजिए, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है तो इसके वेलोसिटी को डाउन करेगा, तो वो फोर्स के कारण भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा।
तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने तरह के फोर्सेस हैं सब के कारण जो वर्क होगा उसके कारण काइनेटिक एनर्जी में सिस्टम में चेंज आएगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। ठीक है, और यदि वर्क जीरो हुआ, या तो सिस्टम वर्क करे या सिस्टम पे वर्क जीरो हो, यदि नेटवर्क जीरो हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चीज नहीं आएगा, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसको राइट डाउन कीजिए, पॉइंट लिखा देते हैं। समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछिए, डाउट मन में मत रखिए। और वीडियोस देखिएगा तो उसमें कोई मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं। कोई डाउट भी है, कंफ्यूजन, मन में शंका, सवाल, प्रश्न? हाँ, जब भी प्रश्न और डाउट पूछने की बात आती है मुझे एक ही चेहरा याद आता है, सर क्लास के बीच में डाउट पूछ सकते हैं। दो लोगों की आंखें आंसुओं से भर गई और आंसू डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में थे। ऐसा प्रश्न मन में आया था क्यों? कहीं तुमको टोक दिया गया था कि बीच में सवाल मत पूछो? हाँ, तो क्या सोच के पूछे थे? बताओ, क्या सोच के पूछा था? पता नहीं। और एक बार भी नहीं पूछा है। हमको लगा एक आध बार तो पूछे, एक बार भी नहीं पूछा है। हम लोग बीटेक फाइनल ईयर में थे ना, तो हमने एक पेशेंट के लिए एक स्टेयर चेयर डिजाइन किया था। 4 काइनेमेटिक लिंक्स थे उसमें, चारों लिंक्स में व्हील लगे हुए थे। 2 हमेशा इंगेज रहता था उसके स्टेयर्स के स्टेयर केस जो है उसमें लग करके, और 2 हमेशा फ्री रहता था। वो 2 फिर ओवर कवर कर लेता था। तो स्टेयर पे ना आप पेशेंट को ले जा करके चल सकते थे। आपको उसके लिए फ्लैट जमीन बनाने की जरूरत नहीं। कैसे बना था बताएंगे कभी, समय आएगा। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का यूज करना होगा। चलिए, अब मैथ का टाइम हो गया।